हेलो बच्चों, मैं आपका आर के सर आपके साथ लेके आया हूँ जेईई मेंस 2025 का अप्रैल सेशन में 4 अप्रैल के शिफ्ट 2 का फिजिक्स का पेपर लेके, है ना। तो आओ देखें पेपर कैसा है। देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चन पहला क्या है। अ मेटालिक रिंग इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एज शोन इन फिगर। बहुत बढ़िया। AC एंड BD आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स। आप अगर ढंग से देखो तो ये AC और ये BD 2 डायमीटर्स दिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क AB एट O इज E। AB आर्क के कारण अपने को O पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E। अच्छा एक बार बताओ, किसी आर्क के कारण जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे होते हैं, जैसे ये आर्क है, ये एंगल अल्फा है टोटल, तो ठीक इसके बीचों बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर ये प्लस लेमडा है तो अगर ये प्लस लेमडा है तो कितना आता है 2k लेमडा बाई आर। ये आर मान लेते हैं अपन, साइन अल्फा बाई 2। ये रिजल्ट अपने को डेरिवेशन के बाद आता है। अभी अपन डेरिवेशन कर नहीं सकते, बहुत लेंथी चला जाएगा, और ये डेटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई। तो उसने क्या बोला, AB आर्क के कारण यहाँ ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू 2k लेमडा बाई आर साइन, क्या ये एंगल 90 है AB का? हाँ। तो कितना आ जाएगा बेटा 45। तो मेरे हिसाब से E की वैल्यू हो गई 2k लेमडा बाई आर इंटू 1/√2। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये रिजल्ट अपन रखते हैं, इसको यूज करेंगे आगे। आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू आर्क ABC। ये पूरा 180 वाले आर्क के कारण कितना होगा। तो अपन एक काम करते हैं, 180 वाले के कारण लिख लेते हैं E ड्यू टू ABC बराबर क्या लिखेंगे बेटा, 2k लेमडा बाई आर साइन। अच्छा ये पूरा एंगल तो 180 है ना, तो 180 का आधा कितना हो गया 90। सीधा सीधा आएगा 90। कितना आया 2k लेमडा बाई आर। अच्छा 2k बाई लेमडा आर की वैल्यू कितनी, देखो 2k लेमडा बाई आर, क्या √2 इधर ले आए तो ये आएगा √2 टाइम्स ऑफ E। क्या अपने पास ये ऑप्शन है? हाँ है। देखो फोर्थ ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बढ़िया सा क्वेश्चन। देखो फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर विथ रेजिस्टेंसेस वैल्यूज R1 R2 R3 इक्वल्स टू 5 ओम। बहुत बढ़िया। R1 R2 और R3 तीनों 5-5 दिया हुआ है। एंड R4 इज 10, R4 अलग है 10। विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सर्किट टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। बहुत बढ़िया। मुझे इक्विवेलेंट चाहिए 6 ओम। फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। R1 कितना 5, R2 कितना 5, R3 कितना 5। अच्छा ये 5 और ये 5 10, ये 10 और ये 10 मिलके 5 और ऊपर वाला 5, ये तो 5/2 आ गया भाई। ये तो आंसर नहीं है अपना। अपने को कितना लाना है 6। यहाँ आइए, क्या सारे के सारे पैरेलल में हैं, ये 5 और ये भी 5, ये तीनों मिलके हो गए 5/3, और ये भाई साहब है 10। तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 5/3 इंटू 10 बाई 5/3 प्लस 10, ये आएगा। ठीक। ये भी 6 नहीं आ रहा, ये भी गया काम से। यहाँ तो सब पैरेलल में है ना, यहाँ सब पैरेलल में। तो मैंने क्या करा, देख ये और ये तीनों का पैरेलल सॉल्व करा 5/3, तीनों 5 है। फिर उसका इसके साथ पैरेलल सॉल्व कर लिया R1 R2 बाई R1 प्लस R2 से। ठीक है भाई साहब, वहाँ से नहीं आ रहा। इधर देख, अब ये 5 ये 10 है, तो ये 5 और 5 10 हो गए, 10 और 10 20 हो गए। ये तो 20 है और ये 5 है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना 20 इंटू 5 बाई 20 प्लस 5 25। तो 5 से 5 और ये 5 से 4, यहाँ तो 4 आ रहा भाई साहब। ये भी ऑप्शन नहीं है, आना तो यही चाहिए आंसर। चेक कर लेते हैं। 5 और 5 कितना हुआ, ये तो हो गया 10। बहुत बढ़िया। ये 5 और ये 10 कितना हो गया, ये 15। दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लो। 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15 क्या 25। बहुत बढ़िया। 5 3 = 15, 5 से यहाँ 5 से ये 2, 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 6। हाँ भाई साहब यही है आंसर। तो कौन सा आंसर आ गया अपना, चौथा। देखो सब फटाफट सॉल्व कर लिया, बहुत आसान सा सवाल।
सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। बढ़िया, चलो भाई साहब आगे देखो। आगे क्या सवाल है? अच्छा, एरर का सवाल है। देखो, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब अ ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। अच्छा, ये कहानी लिखा हुआ है पूरा, ठीक है ना। whose main scale contains 300 equal divisions equal to 15 सेंटीमीटर। काम का लाइन ये है, बस काम का लाइन देखो आप, जिसका मेन स्केल डिवीजन की कहानी ये है। तो मैं क्या लिख सकता हूं डेटा, 300 मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ये लिख लिया अपन ने। अब क्या, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना होगा बेटा, 15/300 सेंटीमीटर। कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा ये, 20, 1/20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको और अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सोच कितना आएगा ये, कितना आएगा, लगभग कितना आएगा बताओ, 100 तो 20, 0.05 सेंटीमीटर। ये तो 1 मेन स्केल डिवीजन आ गया। आगे देखते हैं, काम का कुछ मिल जाए अपने को। द वर्नियर स्केल अटैच्ड टू द माइक्रोस्कोप हैज 25 डिविजन्स इक्वल टू 24 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। एक काम का डेटा और आया, क्या लिखा हुआ भाई साहब, 25 डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 24 मेन स्केल डिवीजन। बहुत बढ़िया, कितना आएगा ये, 24 इंटू क्या, एक मेन स्केल डिवीजन है 1/20। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 25 है बेटा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना, तो आएगा भाई साहब 24 इंटू 1/20 इंटू 1/25। ये आया सेंटीमीटर में, यही तो आया, एक वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लें अपन। जब इसको सॉल्व करेंगे और ये 1 मेन स्केल डिवीजन, लिस्ट काउंट होता क्या है, अपने से लिस्ट काउंट पूछा गया। लिस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। फटाफट 1 मेन स्केल डिवीजन का सॉल्व किया हुआ है अपने पास, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू पता है, फटाफट सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपका आंसर आएगा 0.002। बहुत आसान सा सवाल, बेसिक फंडामेंटल पे सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड है ना, लिस्ट काउंट पे। बढ़े आगे, फटाफट देखो, बहुत आसान क्वेश्चन। आगे क्या है भाई साहब, देखो, अ रेडियो एक्टिव मटेरियल P फर्स्ट डिकेज इनटू Q एंड देन Q डिकेज इनटू नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल R। अच्छा, ये चीज आप दो बार पढ़ते हो, एक तो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते हो लास्ट में, या आप केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स में भी आता है आपके पास ये सेम कहानी, आप सिक्वेंशियल रिएक्शन करके पढ़ते हो आप चीज़ों को। क्या लिखा हुआ है देखो, एक P है जो डिके हो रहा है किसमें, Q में, है ना, और Q फिर किस में डिके हो रहा है, ये R में, सब प्रोसेस चल रहा है साथ में, है ना। उसके बाद मान लेते हैं इसके लिए λ1, इसके लिए मान लेते हैं अपन λ2। क्या मान लेते हैं, λ1 और λ2। क्लियर है? अच्छा, आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे ना, वैसे लेंदी जाएगा बहुत, इसको सॉल्व करते करते बहुत लेंदी जाएगा, तो इसका रिजल्ट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। और रिजल्ट आप दो जगह पढ़ते हो, एक तो रेडियो एक्टिविटी में, दूसरा आप पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, है ना, केमिकल काइनेटिक्स में। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ पूछा है ना, वो जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, अच्छा इसका आप सब डेटा लिख भी सकते हो, सब डेटा लिख भी सकते हो। आप सोचो ना, किसी टाइम पे अगर आप लिखेंगे पी के बारे में लिखेंगे, आप अगर लिखेंगे dp/dt, आप अगर लिखेंगे dp/dt, है ना, dp/dt, क्या लिखोगे भाई साहब, dp/dt क्या लिखोगे, क्या लिखो, किस पे डिपेंड करेगा dp/dt, dp/dt डिपेंड करेगा λ1 पे, किस पे डिपेंड करेगा, λ1 पे, है ना। या तो आप इधर माइनस लगा लीजिए, टूट रहा है वो तो पीछे ही माइनस लगा लेते हैं, तो क्या λ1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ P, ये तो यही कहानी है ना। इसी प्रकार से आप Q का लिखोगे, Q में क्या हो रहा है, इधर से फॉर्मेशन हो रहा है और इधर से टूट रहा है, इधर से फॉर्मेशन हो रहा है और इधर से टूट रहा है। अच्छा, dq/dt लिखोगे तो क्या लिखोगे, dq/dt लिखोगे तो क्या लिखोगे, dq/dt क्या लिखोगे, इधर से तो बन रहा है भाई साहब, इधर से बन रहा है, तो क्या λ1p माइनस λ2q, सही बात है, λ2q। क्लैरिटी है? अच्छा,
अच्छा मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है एन नॉट, कितना है इनिशियल कंसंट्रेशन है एन नॉट। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके, जो बहुत लेंथी प्रोसेस है, अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप Q की वैल्यू निकालते थे, याद है कुछ एन क्यू आप निकालते थे, एन क्यू याद है कुछ, एन क्यू कितना आता था, एन क्यू कितना आता था लेमडा 1 एन नॉट ई की पावर, ढंग से याद करो, माइनस लेमडा 1 टी माइनस ई की पावर माइनस लेमडा 2 टी बाई क्या आता था देख, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, क्या यही आता था, याद है आपको ये। अच्छा, ये क्यू की कंसंट्रेशन आती थी। अब इसको अगर आप मैक्सिमा मिनिमा से सॉल्व करोगे, डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये मैक्सिमा को अटेंड कर रहा होगा। ये आता है रिजल्ट, जब मैक्सिमा को अटेंड करेगा तो क्यू एक बार मैक्सिमा पे जाएगा, पी तो टूट ही रहा है, पी टूटते 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 अपने मिनिमम पे चला जाएगा, आर को सिर्फ बढ़ना है, आर दोबारा टूट नहीं रहा है। क्यू के साथ अच्छी बात क्या है, एक तरफ से बन भी रहा है, एक तरफ से टूट भी रहा है, तो इसी को डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे आप, तो आपको एक मैक्सिमा वाला पॉइंट मिलता है क्यू में। किस में मिलता है, क्यू में। तो भाई साहब कौन सा आंसर जाएगा, किस में, ये तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। यहाँ देख, पी टूट के जा रहा है, क्यू एक बार मैक्सिमम को अटेंड कर रहा है, आर सिर्फ बढ़ रहा है, और एक बार जाके वो कांस्टेंट हो जा रहा है फाइनली। तो क्या यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। और यही सेम ग्राफ आपको क्लास के अंदर नोट्स में करवाया जाता है दो जगह, रेडियो एक्टिविटी में भी। अगर रेडियो एक्टिविटी में आपने नहीं करा तो केमिकल करंट से जरूर करा होगा इसको, ठीक है। बढ़े आगे, चलो, थोड़ा एक ट्रिकी सवाल था, हो सकता है आपको ये डेटा याद ना भी हो, ठीक है। आगे क्या है, अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, एक फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट है, ओके, नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बढ़िया, कॉन्वेक्स मिरर एक बना लेते हैं अपन, कॉन्वेक्स मिरर एक बना लेते हैं, बना लिया अपन ने कॉन्वेक्स मिरर। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। इसका क्या क्या डेटा पता है अपने को, यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, और ये लेंथ दिया हुआ है अपने को 30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, 30 सेंटीमीटर, ओके। और क्या है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है बेटा 30 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ भी, तो एफ तो पॉजिटिव होता है इसका, तो एफ पॉजिटिव हो गया 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ए प्लेन मिरर इज नाउ प्लेस्ड in such a way that image produced by both the mirrors coincide with each other। एक प्लेन मिरर को भी रखा गया है। पहले तो इस ऑब्जेक्ट का इसमें इमेज बनाते हैं अपन। तो इमेज बनाओगे तो इस वाले मिरर में, इसको M2 बोल लें या M1 बोल लेते हैं। फॉर M1 के अंदर अगर आप V1 निकालोगे तो UF बाई U माइनस F, ठीक है। इसी फॉर्म में आप यूज करते हो डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला। अब देखो शॉर्ट आंसर, बहुत जल्दी आंसर निकालने के लिए, तो U की वैल्यू कितना बेटा -30 इंटू F की वैल्यू +30 बाई -30 कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ऊपर आएगा। अब तो देखो तो माइनस माइनस तो निकल गया मामला, तो 30 इंटू 30 बाई 60 है ना, ये आएगा बेटा 2 और ये आएगा 15, ये आया +15, कितना आया +15। हो सकता है ये इमेज यहाँ कहीं हो, ये I1 यहाँ हो और ये दूरी हो 15, कितना हो 15। बहुत बढ़िया। अब क्या करें अपन, अब एक प्लेन मिरर लगाते हैं, है ना। लो ये प्लेन मिरर लगा दिया अपन ने, ये प्लेन मिरर लगा दिया। अब ये बोल रहा है कि इस प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो वहीं बनेगा, कोइंसाइड करेगा। तो अब मान लेते हैं यहाँ से दूरी है x, ऑब्जेक्ट से हमने x दूरी पर प्लेन मिरर को रखा, तो अगर इमेज वहीं बनना है तो इमेज तक की दूरी भी होनी चाहिए x। क्या बात समझ में आया। प्लेन मिरर में जितने दूर पर ऑब्जेक्ट, क्या उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पीछे इमेज बनता है। तो ये अगर x तो क्या ये भी x। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब क्या क्या लिख सकते हैं अपन, ढंग से देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 15, हो गया 45। क्या 45 का वैल्यू 2x के बराबर होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल। तो 45 इक्वल्स टू लिख लिया 2x, x का वैल्यू आ गया 22.5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आया। पूछा क्या है अपने से, पूछा है अपने से द डिस्टेंस बिटवीन टू मिरर्स, दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन।
अब बताओ ये टोटल कितना, ये सेपरेशन मान लेते हैं अपन d, कितना मान लेते हैं d, तो d निकालना है। और ये टोटल x कितना आया 22.5, तो क्या d आ जाएगा 30 में से घटा के, तो d का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर माइनस 22.5 सेंटीमीटर। क्या ये 7.5 सेंटीमीटर है? हाँ सर। ऑप्शन है क्या? देखो है ना पहला ऑप्शन, बढ़िया, आराम से आंसर आ गया। बढ़े आगे, आगे देखो क्या है। आगे देखते हैं क्या है भाई साहब। कंसिडर अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा एन टाइप है ये, ध्यान रखिए आप। इन विच एन ई एंड एन एच आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, एन टाइप की बात कर रहा हूं, एन टाइप ध्यान रखना। द डोपेंट इज अ पेंटावेलेंट एटम, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो पेंटावेलेंट होते हैं डोपेंट, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है भाई साहब, ये तो बिल्कुल गलत है इंट्रिंसिक में, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या होता है, क्या होता है याद करो, NeNH क्या Ni² के बराबर होता है, ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो ए सही है, बी सही है। इधर आते हैं आप। द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर्स, ये भी बिल्कुल सही है। वो डोनर्स के कारण नहीं जनरेट होता है, वो थर्मल इफेक्ट होता है वो, जिसके कारण वो जनरेट हो रहा होता है। क्लियर है? या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है अंदर, थर्मल इफेक्ट ही मान लो आप, उसके कारण हो रहा होता है वो, डोनर के कारण तो बिल्कुल नहीं हो रहा होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू डोनर्स। तो ए सही है, बी सही है, ई सही है। कौन सा ऑप्शन टकरा रहा आपने को? फोर्थ, है ना। बिल्कुल फंडामेंटल एनसीईआरटी का लाइन उठ के आया है, एकदम एनसीईआरटी के लाइन से थियोरेटिकल, इसमें न्यूमेरिकल कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलें अपन सेमीकंडक्टर का बहुत आसान सवाल। आगे क्या है? देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, ईच इज डिजाइन टू ड्रॉ पावर P इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेन सप्लाई। बहुत बढ़िया। दे आर नाउ ज्वाइंट इन सीरीज अक्रॉस द मेन सप्लाई। द टोटल पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इज। अच्छा पावर में P लिख लूँ ऐसे नॉर्मली V²/R, V²/R। अच्छा है भाई साहब। अब मुझे एक बार बताओ कि सारे बल्ब को हमने सीरीज में लगाया। कितने बल्ब को लगाया हमने लगाया है n बल्ब्स को सीरीज में। तो n बल्ब को सीरीज में लगाओगे तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? NR। अब आप सोचो कि सीरीज में बहुत सारे बल्ब हैं और पावर सप्लाई वही है V, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? NR। V तो वही है। बताओ इफेक्टिव पावर क्या आएगा? क्या V वही है? V²/NR। अच्छा V²/R क्या था? V²/R तो इनिशियल पावर था एक बल्ब का, तो क्या एक बल्ब का पावर बाय n लिखा जा सकता है? हाँ सर। क्या ये ऑप्शन है अपने पास? है ना, ऑप्शन नंबर 3, है ना। बहुत आसान सवाल। देखो फटाफट क्या है अगला। देयर आर 2 वेसल्स फिल्ड विथ एन आइडियल गैस वेयर वॉल्यूम ऑफ वन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ अदर। 2 वेसल्स हैं, है ना, 2 वेसल है, मान लेते हैं 2 वेसल है, एक ये है एक ये है। इसको V2 मान लो, इसको V1 मान लो, और V1 इज 2 टाइम्स ऑफ V2। वो बोल रहा है, सवाल बोल रहा है। द लार्ज वेसल कंटेन्स आइडियल गैस एट 8 किलो पास्कल एट 1000 केल्विन। बहुत बढ़िया। while the smaller vessel contains gas at 7 kilopascal at 500 Kelvin, 500 Kelvin। बहुत बढ़िया। The vessels are now connected to each other by a thin tube allowing the gas to flow. The temperature of both vessels is maintained at 600। अच्छा, इसके गैस को अलाउ कर दिया हमने मिक्स करने के लिए, यहाँ से एक ट्यूब जोड़ के पतली सी, और दोनों मिक्स हो गए और फाइनल टेम्परेचर हो गया 600। तो दोनों को मिलाने के बाद T फाइनल इज 600। ठीक है। अच्छा केल्विन। उसके बाद क्या बोला है बेटा? एट स्टेडी स्टेट द प्रेशर इन द वेसल विल बी। तो फाइनल प्रेशर पूछा गया है।
अच्छा एक बार बताओ, जब मिलाएंगे हम तो नंबर ऑफ मोल्स का कुछ नहीं हो रहा है। मान लो यहाँ 2 मोल थे, यहाँ 3 मोल थे, तो मिलाने के बाद 5 मोल ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स को कुछ नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नो डाउट, प्रेशर चेंज हो रहा है, नो डाउट, वॉल्यूम दोनों के लिए आप V1 + V2 हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, बट नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं हो रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए PV = nRT लिखते हैं अपन, तो क्या n के लिए लिख सकते हैं PV/RT? हाँ सर सही बोल रहे हो। अब देखो, तो क्या मुझे पता है N1 + N2 बराबर क्या फाइनल नंबर ऑफ मोल्स? बहुत बढ़िया। N1 में क्या लिखोगे इधर वाले में? P1 V1/RT1 प्लस P2 V2/RT2 बराबर फाइनल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, फाइनल वॉल्यूम इज V1 + V2, क्लियर है, डिवाइडेड बाई RT फाइनल। अब आप ईमानदारी से बताओ, P1 सवाल ने दे रखा है, V1 क्वेश्चन में दे रखा है, T1 क्वेश्चन में दे रखा है, क्लियर। R तो हर जगह से मर ही जाएंगे। P2 भी दे रखा है, V1 V2 इसलिए दे रखा है कि आप V1 को V2 के टर्म्स में लिख लो तो पूरा ही कट जाएगा। जैसे आप, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देख, P1 2 टाइम्स ऑफ V2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस P2 V2/T2 इक्वल्स टू P फाइनल, ये 2V2 और V2 क्या 3V2/T फाइनल। देख बेटा, V2 उड़ गए, P1 पता है, T1 पता है, P2 पता है, T2 पता है, T फाइनल पता है। क्या बच्चा P फाइनल निकाल लेगा? क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में एक ही चीज़ वेरिएबल है, P फाइनल। बहुत सस्ता सा इक्वेशन, आप सॉल्व करो, आंसर आएगा 6 किलो पास्कल। आंसर क्या आएगा? 6 किलो पास्कल। ये आपकी ईमानदारी पे छोड़ रहा हूँ, बहुत आसान सा इक्वेशन। P1/T1 प्लस P2/T2 2P1/T1 प्लस P2/T2 इक्वल्स टू 3P फाइनल/T फाइनल। सिर्फ वेरिएबल है P फाइनल। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है देखो फटाफट। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r अबव द अर्थ सरफेस। बहुत बढ़िया, ये अर्थ इसके सरफेस से 3r ऊपर है, तो बेटा सेंटर से कितना? सेंटर से 4r हो गया। यहां से क्या करा है, पढ़ते हैं आगे। द मिनिमम स्पीड विथ विच इट मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न टू अर्थ। यहां से स्केप वेलोसिटी बताना है। अच्छा, जो फॉर्मूला आप रट के जाते हो स्केप, वो अर्थ के सरफेस से होता है, तो गलती से चिपका मत देना फॉर्मूला, फंस भी जाओगे उसमें। ऑप्शन में भी दिख रहा है मेरे को, तो फंस मत जाना उसमें, है ना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, स्केप का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ो। आप कहाँ भेजते हो? इन्फिनिटी पे, जहाँ क्या हो जाए, एनर्जी 0 हो जाए। मिनिमम पूछा है तो अपन टोटल एनर्जी 0 करते हैं, है ना। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर और इन्फिनिटी पे एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, तो अपन यहाँ की एनर्जी लिखते हैं हाफ mv स्केप का स्क्वायर, और यहाँ की पोटेंशियल कितना? -g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी बाई सेंटर से दूरी इज 4r इक्वल्स टू 0। इन्फिनिटी पे एनर्जी 0। क्या होगा बेटा? m से m मरता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो आप लिखेंगे v, ये 2 से 2, तो v स्केप का स्क्वायर इक्वल्स टू gme/2r। क्या दिख गया? v स्केप मुझे दिख रहा है, ये v स्केप मुझे दिख रहा है √gm/2r। फटाफट देखो आप, है ना। सरफेस से लेते तो क्या होता? अंतर कहाँ आता? सरफेस से लेते तो यहाँ पे आता r, सिर्फ 4 नहीं आता, ठीक है। तो ये 2 इधर जाता, तो आंसर आता √2gm/r। तो आप तीसरे में फंस जाते, है ना। तो ऐसा हमेशा फॉर्मूला रटना नहीं ब्लाइंडली, अपने को उसके पीछे की कहानी भी जाननी है। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। आगे देखो क्या है, 35। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आम सेम। ठीक है, चेक कर लेते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन चेक कर लेते हैं। अच्छा, आप ऐसे भी चेक कर लो, उतना दिमाग लगाना नहीं। आप यार करो, बोर्ड्स मॉडल का जो पोस्टुलेट था, है ना, mvr इक्वल्स टू nh/2π, याद है कुछ? mvr इक्वल्स टू nh/2π, है ना बेटा। तो n तो नंबर है,
2 पाई तो कांस्टेंट है, तो क्या यही एंगुलर मोमेंटम है? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या h के बराबर दिख रहा है? तो इस फॉर्मूले से ही मेरे को पहला वाला दिख रहा है। वाह भाई साहब, पहला स्टेटमेंट सही है। इन बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, सही बात। ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ओ हो, खेल गया ये। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेटा NH/2 पाई होता है, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h नहीं होता है, h/2 पाई के होता है। इस भाई साहब ने 2 पाई को खा लिया है, उस चक्कर में स्टेटमेंट गलत हो गया। इनको लिखना चाहिए था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट बाई 2 पाई। इस भाई साहब ने सिर्फ क्या लिखा? प्लैंक्स कांस्टेंट। दूसरा ऑप्शन गलत है भाई, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत, क्या तीसरा दिख रहा है? ये तो आसान सा सवाल, सीधा पोस्टुलेट उठा के पूछ लिया। बढ़े आगे, बढ़े आगे, देखो आगे क्या है। Two polarizers P1 and P2 are placed in such a way that intensity of transmitted light will be 0. Okay. A third polarizer P3 is inserted in between P1 and P2 at particular angle between P2 and P3. सही है। अच्छा क्या बोल रहा है समझो आप, P1 P2 को रखा गया ना तो इंटेंसिटी 0 है, इंटेंसिटी 0 है। अब समझो आप क्या है, यहाँ मान लेते हैं P1 है, ये P1 है ना, और इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है y में, तो इधर से जो जाएगा ना, इधर से जो जाएगा ना अनपोलराइज्ड लाइट जो जाएगा ना, मान लेते हैं I0 है थोड़ी देर के लिए, तो इधर से जाएगा और इसका ट्रांसमिशन y में है ना, ये y में है, तो ये भाई साहब y वाला जाने देगा, z को खा जाएगा, z को खा जाएगा, तो y तो बच गए है ना, y तो बच गए और z खा गया। मान लो I0 था तो ये I0/2 हो गया। मैं एक जनरल डेटा ले रहा हूँ है ना इसके लिए, ठीक है ना अपने। अब बोल रहा है P1 और P2 दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि फाइनली 0 हो रहा है। अब इसको 0 करना है तो अगला ऐसा लगाना होगा कि ट्रांसमिशन एक्सिस होना चाहिए उसका Z में, अगले वाले का ट्रांसमिशन Z में होना चाहिए, तभी तो ये Y वाले को नहीं जाने देगा। इसका मतलब जो अगला वाला लगेगा ना, अगला वाला जो अगला वाला है ना, उसका ट्रांसमिशन है Z में। मेरे हिसाब से इसको मैं ऐसे डॉट बना रहा हूँ, आप समझना, ये ट्रांसमिशन एक्सिस Z वाला है, ये ऐसे करके इसका ट्रांसमिशन ऐसे करके है ना, तो इससे बाहर निकलते खत्म हो जाएगा मामला ये। तो ये सेटअप तो तैयार हो गया। अब क्या करना है, बोल रहा है इनके बीच में एक और लगाया अपन ने P3 है ना, P3 लगाया एंड द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑल पोलराइजेशंस इज मैक्सिमम। P3 ऐसे लगाया कि मैक्सिमम हो जाता है वो, तो ठीक है फाइनल वाले में। एक काम करते हैं, एक P3 लगाते हैं अपन जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, ट्रांसमिशन एक्सिस थीटा है y से, ट्रांसमिशन एक्सिस थीटा है y से, तो ये वाला अभी मैंने माना है I0, आप इसको भी I0 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, I0/2 है। ये अब इधर से यहाँ आएगा तो क्या होगा सोच, ये जब इस पोलराइजर P3 को क्रॉस करेगा, P3 को जब क्रॉस करेगा तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन, यहाँ आते आते बाहर इंटेंसिटी, ये तो ऐसे करके आएंगे सारे, ये ऐसे करके आएंगे सारे, क्या लिखोगे इंटेंसिटी I0/2 क्या cos स्क्वायर थीटा, I0/2 cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब अगला वाला यहाँ गया, जब अगला वाला यहाँ जाएगा ना तो इसका इसके ट्रांसमिशन एक्सिस से एंगल हो जाएगा 90 - थीटा, इसका इसके से एंगल हो जाएगा कितना 90 - थीटा, ये ध्यान रखिए। तो 90 अगर थीटा हो गया तो इससे जब बाहर निकलेगा तो इंटेंसिटी क्या लिखोगे आप, I0/2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करा अपन ने, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, या इंटू 2 ने, अपन तो क्या कर लेते हैं इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ आप I0 लेते तो नीचे यहाँ पे सिर्फ I0 ही होता, खैर अपने को इससे खेल ही नहीं। यहाँ देखो आप ऊपर क्या लिख सकते हैं, अपन ऊपर लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखोगे आप I0 कितना लिख लें, I0/8, ऊपर आ जाएगा बेटा sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। अब इसको मैक्सिमाइज करना है कि फाइनल आउटपुट है, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होगा जब ये पूरा साइन 1 हो जाए, और ये 1 कब होगा, जब 2 थीटा हो π/2 और थीटा कितना हो π/4। ठीक है, हालांकि आपने से थीटा नहीं पूछा है, वो अपने से पूछा एंगल बिटवीन पोलराइजेशन P2 एंड P3, तो P2 और P3 के बीच का एंगल होगा 90 - थीटा, और चूंकि ये 45 है तो 90 - थीटा भी 45, तो हमारा आंसर π/4 है ना।
पोलराइजेशन का बढ़िया सवाल, मालूस लॉ का बढ़िया सवाल। आगे देखो क्या है 37। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम अ क्वांटिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैज डायमेंशन mp lq tr a⁻s। ठीक है, अब क्या है, द वैल्यू ऑफ p एंड q r। ओके, तो बेटा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या लिखते थे, q इंटू डी, तो इसका क्या लिखोगे आप डायमेंशन, इसका डायमेंशन लिखोगे, q का क्या लिखेंगे अपन, a t और d का l, है ना, a t d का l। ठीक है, बढ़िया है। आगे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या लिखोगे आप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का लिखोगे एन आई ए। ठीक है, एन तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे, आई का क्या लिखोगे सीधा ए, है ना, और एरिया का एल स्क्वायर, एरिया का एल स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ ये, तो P बाई एम का रेशियो कितना आएगा, ए कट जाएगा, आएगा ये T L की पावर -1, T L की पावर -1। देखो दोनों कट गए और एक L से L कट जाएगा, T बाई एल, T L की पावर -1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, M की पावर 0, L की पावर -1, T A की पावर 0। और अपने से पूछा क्या क्या है, P एंड Q R, P एंड Q, M का पावर और L का पावर, M का पावर है 0, L का पावर है -1, 0 और -1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान सा सवाल था डायमेंशन का। हेलो बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं जेई अप्रैल अटेम्प्ट के सॉल्यूशंस को लेकर। हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे जेई अप्रैल अटेम्प्ट में शिफ्ट 2 की, जो कि 4 अप्रैल को हुआ था, और हम बात करेंगे फिजिक्स के सॉल्यूशंस की। तो बिना किसी रूपरेखा के शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज पुल्ड along a horizontal surface by a force at an angle 45 degree with the horizontal। क्या दिया गया है बच्चों, हमारे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया गया है, 25 kg दिया गया है, और वो पुल किया जा रहा है, मतलब खींचा जा रहा है, किससे, कोई फोर्स लगाकर, कितने एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर। तो 45 डिग्री के एंगल पर आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया है विद दी हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब क्या, इस तरह का डायग्राम बनाया जा सकता है। चलिए आगे क्या दिया गया है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.25। इट मीन्स म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.25। ठीक है, द ब्लॉक ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये जो ब्लॉक है ना, ये क्या कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कब, जब आपने फोर्स अप्लाई किया है। आपसे पूछा गया द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर। मतलब आपने जो फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से जब उसने 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ तो कितना वर्क डन हुआ। तो बच्चों इसे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। क्या इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं, हाँ जी बनाए जा सकते हैं। इधर कितना हो जाएगा बेटा, f cos 45, cos 45 मीन्स 1/√2, इट मीन्स ये हो गया f/√2, और ये हो गया f sin 45, वो भी क्या हो जाएगा, f/√2। हमें किससे मतलब है बेटा, हमें हॉरिजॉन्टल से मतलब है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेस कौन सा फोर्स करा रहा है, यही वाला फोर्स करवा रहा है। अच्छा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है, 0.25। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूँ तो इस पर और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, क्या नीचे mg लग रहा है 25g, हाँ क्या ना, ऊपर क्या लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है। तो आप सॉल्व कर लें, देखिए क्या हो जाएगा बेटा, f cos 45 मीन्स f/√2 विल बी इक्वल टू म्यू n के इक्वल। क्या म्यू आपको गिवन है, हाँ जी गिवन है। अच्छा, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मुझे f मिल जाए, और अगर मुझे f पूरा मिल जाए या f/√2 पूरा मिल जाए तो क्या मैं वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। चलिए, तो हमें तो नए n भी कैलकुलेट करना। अब n कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, देखिए क्या ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो n प्लस f/√2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25g के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 25g माइनस f/√2। क्या इस वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट किया जा सकता है, बोलिए। चलिए इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो f/√2
विल बी इक्वल टू 0.25, पॉइंट हटाकर नीचे 100 कर देते हैं, ठीक है। और n की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 25g माइनस f/√2, ठीक है। चलिए तो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कितनी हो गई हमारे पास इक्वेशन, f/√2, ठीक है। और ये कितना हो गया, 1/4, f/√2 इक्वल्स टू 1/4, और ये हो गया 250 माइनस f/√2। यही हो गया। जी की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 10 ले ली। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो f/√2 हमारे अगर कॉमन आ गया तो बेटा ये कितना बचा, 1 + 1/4 विल बी इक्वल टू 250/4। सही है, ठीक है। चलिए इसे आप सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कितना आ रहा है, f/√2 ये हो गया 5/4 इक्वल्स टू 250, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये गया 50 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ गई, f की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, f की वैल्यू कितनी आ गई, क्या इसे आप सॉल्व कर सकते हो, 1.414 इंटू 50 कितना हो जाएगा बेटा, ये सॉल्व करो, ठीक है बेटा। इससे हम ऐसा लिख लेते हैं, ये कितना हो रहा है, f/√2 और ये हो गया 1.25 इक्वल्स टू, ये कितना हो रहा है बेटा, 61.25, ऐसा कुछ हो रहा है। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 61.25 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 1.25। ये क्योंकि हम आंसर लगभग वाला लेकर चल रहे हैं इसलिए इस तरह का आ रहा है। तो f की वैल्यू अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो बेटा कितनी आ रही है, 49√2, ठीक है। अच्छा तो हमसे तो क्या पूछा है बेटा, वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन वाला लेंगे, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला लेंगे, ये वाला। तो या तो s cos 45 ले लो या f cos 45 ले लो। तो हम क्या लिख देंगे, fs cos 45, ठीक है। fs cos 45 रख दीजिए, कितना आ रहा है, 49√2, ठीक है। 5 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ रहा है, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 24, कितना आ गया बेटा वर्क डन, 245 जूल। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में आपको प्रोसेसेस दे रखे हैं, लिस्ट सेकंड में आपको ये सारे के सारे अमाउंट ऑफ हीट दे रखा है। आपको सारे सिंबल्स यहाँ पे गिवन है, कौन क्या क्या है। डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाइड है। डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पी है प्रेशर ऑफ द सिस्टम। और डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। आपसे बोला है कि कौन सा किस में सूट कर रहा है वो बताइए बेटा। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, चेंज इन हीट। और आइसोथर्मल में डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, 0। अब हमें पता है फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, हाँ के ना। अब प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट की बात करते हैं ए की। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, डेल यू प्लस पी डेल वी। इसका मतलब ये तो मैच कर रहा है ए से। आइसोकोरिक मतलब v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है तो डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब वर्क डन 0। सो डेल्टा q विल बी इक्वल टू डेल u। इसका मतलब सेकंड है b से मैच कर रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो डेल्टा q क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये किस में मैच कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है c। आइसोथर्मल डेल्टा t 0 है, तो डेल्टा t 0 है तो हमें पता है डेल q बराबर एन सी वी डेल्टा टी या डी टी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये सी 0 हो गई तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया बेटा जी, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। तो ये किस में मैच कर रहा है, इसमें। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हमारे होना चाहिए ए का 4,
ए का 4, बी का सेकंड, ठीक है, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। A cylindrical rod of length 1 meter and radius 4 centimeter is mounted vertically, इस तरह से vertically mount किया गया है। It is subjected to a shear force of 10 raised to the power 5 न्यूटन, इस तरह से, और आपने इस पे ऐसा फोर्स लगाया है, shear force 10 raised to the power 5 न्यूटन का। At the top, considering infinitesimally small displacement in the upper edge, the angular displacement theta of the, मतलब बहुत छोटा सा ये डिस्प्लेस होकर कैसी हो गई सिचुएशन, कुछ इस तरह की हो गई। तो ये जो छोटा सा थीटा बना है ये आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा, और शेयर मॉड्यूली दिया गया है 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा आपको पता होना चाहिए जी जो शेयर मॉड्यूली है वो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन थीटा, हाँ के ना, और सिग्मा क्या हो गया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कितना दिया गया है बेटा, सिग्मा क्या है, शेयर वाला है, तो फोर्स कितना दिया गया है और जी कितना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं इसको, ये दिया गया है 10⁻10 विल बी इक्वल टू 10⁻5, ठीक है ना, अपॉन एरिया पाई, आर स्क्वायर करेंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया यही काम में आ रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब 16 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन थीटा, सही है। तो थीटा इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, सही है ना बेटा, तो कितना हो जाएगा 10⁻5 अपॉन पाई इंटू 16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻10, कितना हो गया, 10 की पावर 6 रह गया, एक नीचे रह गया, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/160 पाई, 1/160 पाई, कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या दिया गया है, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ लेंथ L इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है लेकिन सॉलिड मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है जी, ये हमारी रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया बेटा, इसकी लेंथ तो दी गई है 9 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ दी गई है 4 सेंटीमीटर, ओके। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा दिया गया है 3.1 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स, ओके, एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू 1 atm है। द मास ऑफ द शीट m इक्वल्स टू 0.1 kg दिया गया है, ठीक है, एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CV दी गई है, CV दी गई है 900 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है जी। इफ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द मटेरियल, अच्छा जी, डेल्टा क्यू भी दिया गया है 8.1 इंटू 10⁻2 जूल, देन द चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज, बहुत ईजी है बेटा, हमसे पूछा है डेल्टा ए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बीटा इक्वल्स टू चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू डेल्टा टी, तो हमें चेंज इन एरिया पूछा है, तो क्या बीटा ए डेल्टा टी हो जाएगा। अब बीटा, क्योंकि हमें पता है बेटा बीटा क्या होता है, चूंकि बीटा बराबर क्या 2 अल्फा होता है क्या, तो क्या यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है क्या, हाँ या ना, चलिए रख देते हैं। तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू 2 अल्फा ए डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकालें, डेल्टा क्यू बराबर एम सी वी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना दिया है क्या, 8.1 इंटू 10⁻2, 8.1 इंटू 10⁻2, m कितना दिया गया था 0.1, m है 0.1, ये कितना है 900 इंटू डेल्टा टी, ये गया 9 से गया 9 टाइम्स, 2 से ये 2 गया, तो डेल्टा टी कितना आया बेटा 9 केल्विन आ गया। क्या इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो डेल्टा ए इक्वल्स टू 2, अल्फ़ा कितना दिया गया है 3.1 इंटू 10⁻⁻5,
इंटू और एरिया, क्या लंबाई इंटू चौड़ाई लिख सकते हो, 9 4 जा 36 इंटू 10⁻⁻⁴ और डेल्टा टी कितना है 9। तो बेटा जी इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व करने पे डेल्टा ए का जो लगभग मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। Three parallel plate capacitors C1, C2 and C3 each of capacitance 5 microfarad are connected as shown in figure। ये भी 5 माइक्रोफैरड, ये भी 5 माइक्रोफैरड और ये भी 5 माइक्रोफैरड। ठीक है जी। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस आपको बतानी है। व्हेन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ C1 कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 4। ओके, के की वैल्यू आपने 4 रख दी, किसके लिए, C1 के लिए। तो C1 कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। तो C1 = 4 इंटू पहले कितना था 5, अब कितना हो गया बेटा 20 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब हमारे लिए इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वजह से जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, अब C1 तो हो गया हमारा 20 माइक्रोफैरड, लेकिन ये तो अभी भी वही रहे 5 माइक्रोफैरड और ये भी 5 माइक्रोफैरड। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं बेटा। तो ये सबसे पहले तो अगर बात करें ये दोनों आपस में किस में, सीरीज में। तो इन सीरीज में तो इन दोनों की वजह से जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बनेगी वो क्या होगा, 20 × 5 ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन 20 + 5 कितना आ गया 100/25। इट मीन्स ये तो आ गया 4 माइक्रोफैरड। हाँ के ना। अब इन दोनों की वजह से आया है कंप्लीट कितना 4 माइक्रोफैरड और ये 5, ये आपस में पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड, कितना आ गया टोटल C इक्विवेलेंट 9 माइक्रोफैरड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, अ व्हील इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम इज 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्या दिया गया है, एक व्हील है जो इस तरह से इस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये सरफेस हो गई। अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि जो स्पीड है हाईएस्ट पॉइंट की वो कितनी दी गई है 8 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमें पता है अगर इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास की आप बात करते हैं, क्या दिया गया, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम, ऑन द रिम मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ऑन द रिम व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर विल बी। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर आप इसकी बात करते हैं, देखिए क्या हमें पता है, अगर ये ग्राउंड की बात करते हैं यहाँ पर और ये V है, तो ये इसके जस्ट क्या होता है 2v हो जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट की। तो 2v = कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या इस तरह से हो जाती है, ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, क्या प्योर रोलिंग है क्या, व्हील इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस, रोलिंग है, घूम रहा है ऐसे। तो इसके लिए बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा v/√2, सॉरी v√2, v/√2 नहीं, v√2। तो v कितना है 4, तो रिजल्टेंट कितना आ गया 4√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4√2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हमसे क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव इज एक्सप्रेस्ड एज xt = 5 cos 628t + π/2 मीटर। The wavelength of the wave when its velocity is 300 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है v = λf, पढ़ रखा है क्या, आपसे लैम्डा पूछा गया है, v दिया गया है, कैसे निकालें।
देखो इसकी बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ओमेगा टी की वैल्यू दी है 628 टी, तो ओमेगा कितना आ गया 628। क्या ओमेगा को मैं 2 पाई एफ लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ये जीरो कहाँ से लिख दिया हमने भाई, ये लो 628, तो एफ क्या आ जाएगा बेटा 628 अपॉन 2 पाई। क्या ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की जा सकती है? हाँ जी। तो 300 गिवन है, लैम्डा कैलकुलेट करना है और एफ क्या आ गया 628 अपॉन 2 पाई। इसे सॉल्व कर लेंगे क्या? चलिए कर लेते हैं। 300 इंटू 2 इंटू 3.14 अपॉन 628 विल बी इक्वल टू लैम्डा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हटाया, यहाँ आ गया 100, ये 100 से ये गया 1, ये गया 2, ये 2 से ये 2, सही है ना? तो लैम्डा कितना आ रहा है 3। चेक करिए बेटा, आपके भी ये आ रहा था क्या? आपके भी ये आ रहा था क्या? जी बिल्कुल, लैम्डा आ गया 3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज शॉन बिलो। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, हमसे ये सारे ऑप्शन पूछे हैं। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड, 3 to 5, अलग अलग समय में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, 0 to 3 सेकंड की आप बात करें तो 0 to 3 सेकंड के लिए देखोगे तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, 0 से 3 की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखो फाइनल तो है ये, इनिशियल कितना है 0। तो बेटा वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 3 सेकंड, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो 5 माइनस 0 अपॉन टोटल टाइम क्या है 3 माइनस 0, कितना आया 5/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये दिया है क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0 मीटर पर सेकेंड। अब 3 to 5 में देख लेते हैं। 3 to 5 में डिस्प्लेसमेंट 5 का 5 ही बना रहा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या रहा 0। तो बेटा जी ये क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये तो हमारा करेक्ट है, सही है ना? चलिए, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल्स टू 2, ये रहा। अब इस टाइम पर आपकी क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बेटा, बताओ? क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, स्लोप देख सकते हो क्या? स्लोप देखिए, अगर आप इसकी बात करते हैं, ये ले लो चाहे ये ले लो, बात तो यही है। स्लोप क्या होगा, एकदम से बाद में चेंज हुई है, सडन, सिर्फ वेलोसिटी में डायरेक्शन में चेंज हुआ है, स्लोप तो कांस्टेंट ही है। कितना आएगा dy/dx, तो dy/dx मतलब y अपॉन एक्स, तो y कितना है 5 और x कितना है 2 सेकंड की बात करते हैं ना, सही है ना? तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है, स्लोप जैसा देख लो, तो कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है कि नहीं? सही है क्या? हाँ जी सही है, तो ये भी सही है। The average velocity during 5 to 7 second and instantaneous velocity at t equals to 6.5 second are equal। तो भैया 5 to 7 सेकेंड में देख लीजिए, 5 to 7 सेकेंड, 5 to 7 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट देखो, फाइनल तो कितना है 0, इनिशियल कितना है 5। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 to 7 सेकेंड की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 5। ठीक है, और टाइम कितना है 2। ठीक है जी, और 6.5 मतलब यहाँ कहीं के लिए आप स्लोप देख सकते हैं क्या बेटा? तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो स्लोप कितना आ जाएगा dy/dx मतलब 10/1, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, चलो, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 10 t इक्वल्स टू 0 to 9 सेकेंड इज। अच्छा, आपको ये पता है एरिया अंडर कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देता है, वेलोसिटी। तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो t इक्वल्स टू 0 to t इक्वल्स टू 9 पे आप देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो बेटा 0 से 9 में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो ये भी क्या हो गया हमारा करेक्ट। तो बी, सी और ई, ऑप्शन नंबर
3 will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ सॉलिड स्फीयर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इनिशियली विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 अबाउट इट्स डायमीटर. एक गोला है, सॉलिड स्फीयर है, बॉल मान लीजिए एक रबड़ की, वो अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, ऐसे वर्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है. ठीक है, डायमीटर पूरा उसमें से पार हो रहा है. आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द रोटेशन इट स्टार्ट्स लूजिंग मास एट अ यूनिफॉर्म रेट. अब ये धीरे धीरे अपना मास कम करता जा रहा है इन इट्स शेप, और अपनी शेप के रूप में परिवर्तित करता जा रहा है. ठीक है, चेंज कर विद नो चेंज इन इट्स शेप में चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मास को लूज करता जा रहा है. ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर व्हेन इट्स रेडियस बिकम r/2 इज x ओमेगा 1, देन द वैल्यू ऑफ x इज इंटीजर टाइप आ गया है बेटा. तो हमें पता है बेटा इसमें क्या कह रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो टॉर्क नहीं लग रहा, ठीक है ना. तो L हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा. तो क्या इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है. तो L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल. L क्या होता है, I ओमेगा, I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2. खत्म हो गया, फिनिश. अब आपको पता है स्फीयर का कितना होता है, 2/5 mr². इनिशियली बात कर लेते हैं, और ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू 2/5 m2 r2² ओमेगा 2. अब बेटा अब आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज को ऐसे रख नहीं सकते थे. क्यों, क्योंकि धीरे धीरे इसकी रेडियस चेंज हो गई ना, तो आपको मास को लिखना पड़ेगा रो, क्योंकि डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है. तो रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, रो इंटू वॉल्यूम. तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, 2/5 मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम कितना आ गया, 4/3 पाई r³ ओमेगा 1. ठीक है ना, लेकिन साथ में एक r² भी है बेटा. हाँ, इधर भी देखें तो 2/5 m2 कितना हो गया, रो इंटू 4/3 पाई r/2 का क्यूब इंटू रेडियस r/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 2. सही है. तो 2/5 रो 4/3 पाई 4/3 पाई कितना आ गया, r की पावर 5 ओमेगा 1 बराबर r की पावर 5 अपॉन 32 ओमेगा 2. इसका मतलब ओमेगा 2 इक्वल्स टू 32 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1. ठीक है, तो क्या पूछा था, x की वैल्यू पूछी थी. अब इसी को x से कंपेयर कर लेते हैं. x ओमेगा 1 इक्वल्स टू 32 ओमेगा 1, सो x विल बी 32. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इधर ही लिख देते हैं 32. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट्स आर लोकेटेड 1.5 mm अपार्ट. मतलब 2 स्लिटों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 1.5 mm. द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 2 मीटर, मतलब कैपिटल D दिया हुआ है. एंड द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स इज 400 nm. लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है. ठीक है साहब, तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है बेटा जी. स्मॉल d गिवन है 1.5 mm, कैपिटल D गिवन है कितना, 2 मीटर, लैम्डा गिवन है 400 nm. ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं. इफ द 20 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डबल स्लिट पैटर्न आर कंटेंट within the central maximum of the single slit diffraction pattern, okay, then the width of each slit is x into 10⁻⁻³ centimeter where x value is integer type है. क्या बोल रखा है बेटा, क्या क्या देखो कॉन्साइड हो रहा है. सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या 20th सेंट्रल मैक्सिमम मतलब लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये D है, किससे कॉन्साइड हो रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द सिंगल स्लिट. हाँ, तो वो भी लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल a ले लेते हैं स्लिट के लिए, और वो क्या हो जाता है a/2, तो मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा. बस हो गया, अब हमारे तो सब इजी हो गया. देखो लैम्डा D से लैम्डा D कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया. सही है ना, हाँ जी सही है. तो यहाँ से कितना आ रहा है बेटा वैल्यू,
1/a इक्वल्स टू 10/d। d कितना दिया है 1.5, तो a इक्वल्स टू हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10। ये हटाया, ये 0, सही है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, पॉइंटों में आ रहा है क्या, पॉइंटों में आ रहा है क्या, अच्छा सेंटीमीटर है, ओके 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 ओके। ये तो किस में आ रहा है, मीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुणा करोगे, तो 100 से गुणा करोगे तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वह a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। या ऐसे लिख देते हैं a इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻³ अब इसको कंपेयर कर लो इससे, तो x इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू कितना आ रहा है 15 इंटू 10⁻³ कंपेयर कर रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 1.6 माइक्रोकूलम एंड मास 16 माइक्रोग्राम is present in a strong magnetic field of 6.28 Tesla. The particle is then fired perpendicular to magnetic field. The time required for the particle to return to original location for the first time is। इसका मतलब क्या है बेटा, आपने एक पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फायर किया, बिल्कुल सही बात है, तो इस तरह से घूमेगा, एक चक्कर पूरा भी लगा लेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो चीज़ें लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है बेटा जी, क्या आपको चार्ज गिवन है 1.6 माइक्रोकूलम, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, आपसे क्या दिया गया है, इसका मास भी गिवन है, m कितना है बेटा 16 माइक्रोग्राम, दैट इज 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ ग्राम को हमने बदल दिया किलोग्राम में। ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड B दिया गया है बेटा जी 6.28 टेस्ला। अब देखिए आपको ये बोला गया है कि ये पार्टिकल वापस से अपनी पोजीशन में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा जी यहाँ पे कौन सा पार्टिकल एक सर्कुलर पार्ट पूरा कर लेगा, तो mv²/r क्या सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, बिल्कुल। क्या वो F = QEV के बराबर हो जाएगा, हाँ। तो आपने इन दोनों को बराबर किया, r निकाल लिया, जब एक बार चक्कर पूरा लगा लेगा तो 2πr, क्या v वेलोसिटी से जा रहा है तो v निकाल सकते हैं। तो आप कंप्लीट टाइम पीरियड अगर आप बात करते हैं तो कितना आ जाता है बेटा t = 2πm/QB, ये आपको पता है फॉर्मूला। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t = 2 इंटू पाई कितना दिया बेटा 3.14 यूज़ करना है, m हो गया 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू -3, ठीक है जी, अपॉन q कितना हो गया बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻6, ओके, और b कितना दिया है 6.28। क्या इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, ये पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 10, इस पॉइंट ने इस पॉइंट को उड़ा दिया, 16 ने 16 को उड़ा दिया, 10⁻⁻6 ने 10⁻⁻6 को, इसने इसको 2 बार और इसने इसको 2। ठीक है जी, t की वैल्यू कितनी आ रही है -2 सेकेंड। तो इसको फिल कैसे करें, आई थिंक ये बोनस क्वेश्चन है। आंसर कितना आ रहा है बेटा 10⁻⁻2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया है, इन एन ऑप्टिकल मीडियम possesses a relative permeability of 10/π and relative permittivity of 1/0.0885, then the velocity of light is greater in vacuum than that in this medium by this times। ओके, सबसे पहली बात तो बेटा जी आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, v = 1/√μ इंटू एप्सिलॉन होता है क्या। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, v = 1/μ को क्या लिख सकते हैं μ0 इंटू μr रिलेटिव, और एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं ε0 इंटू εr। अब 1/√μ0 और ε0 को c लिख सकते हैं क्या, ओहो ये तो हो गया, अब क्या बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा, सबकी वैल्यू गिवन है, c/ इसकी वैल्यू रख देते हैं, ये कितना हुआ बेटा 10/π इंटू 1/0.0885, इसे सॉल्व करिएगा कितना आएगा लगभग 6, तो c कितना आ गया 6v, मतलब कितने गुना हो गई 6 गुना, 6 टाइम्स हो गया। करेक्ट आंसर कितना हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, चलिए लिखते भी चलते हैं क्या क्या गिवन है। एल कितना है 1 हेनरी इन सीरीज विद रजिस्टर, आर कितना है 100 पाई ओम, ये आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज में। ओके, एसी सोर्स से, ठीक है, उसकी वोल्टेज कितनी है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वोल्ट कितने वोल्ट के एसी सोर्स से जुड़े हुए हैं 100 पाई वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। आज से बोला है आई मैक्स, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा बेटा √2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस। तो पहले आई आर एम एस तो निकालें, कैसे निकालें कि भैया जी पहले तो एक्सएल निकालो, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा मतलब 2 पाई एफ इंटू एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ है 50, एल है 1, तो एक्सएल कितना आया, एक्सएल भी आ गया 100 पाई ओम। ओके, तो क्या Z निकाल सकते हैं, Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, क्या एक्सी तो है ही नहीं, आर स्क्वायर कितना है 100 पाई दिया है का होल स्क्वायर, एक्सएल भी हमारा कितना आया 100 पाई का होल स्क्वायर, क्या 100 पाई कॉमन आ गया तो ये कितना हो गया √2, हाँ क्या ना। चलो Z आ गया, अब बताओ I इक्वल टू क्या V/Z लिख सकते हैं, क्या I क्या आएगा ये RMS, हाँ क्या ना, अपॉन Z, ये कितना दिया है ये RMS ही है 100 पाई अपॉन 100 पाई √2, 100 पाई ने 100 पाई को उड़ा दिया, तो I RMS कितना आ गया 1/√2। सो I max will be एक लास्ट कलर, I max will be √2 टाइम्स ऑफ I RMS कितना 1/√2, कितना आ गया बेटा 1 एम्पियर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो बच्चों थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।